एली जनरल नॉलेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम जानते हैं कि कुछ समय का अंतराल हो गया है और इस देरी के लिए हम सच में माफ़ी चाहते हैं। भारत और दुनिया से जुड़ी हर चीज़ पर ऐसी ही गहरी जानकारी पाते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र डालने वाले हैं। कहने को तो ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन इसमें अपने ही कुछ विरोधाभास और कुछ हैरान करने वाली बातें भी हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं, वो एक बड़ी ही दिलचस्प पहेली पेश करते हैं। मतलब एक तरफ तो घरेलू मजबूती अभूतपूर्व है, लेकिन दूसरी तरफ बाहरी मुश्किलें भी उतनी ही ज्यादा हैं। चालू वित्त वर्ष FY26 में अर्थव्यवस्था ने 7.4% की ग्रोथ दिखाई है। ये सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के अनुमानों से कहीं ज्यादा है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि जब पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर और जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल मची हुई है, तब भी भारत में एक अलग ही कहानी चल रही है। तो आज हमारी इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि इस ग्रोथ के पीछे की असली ताकत क्या है और 2026 में कौन से बड़े जोखिम हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो इस असाधारण प्रदर्शन का राज क्या है? जब मैंने इन रिपोर्ट्स को पढ़ा तो मुझे लगा कि कहानी का हीरो तो आम भारतीय ग्राहक है। आपने बिल्कुल सही जगह से शुरुआत की है। अर्थव्यवस्था का लगभग आप मानकर चलिए 2/3 हिस्सा इसी से चलता है, जिसे हम अर्थशास्त्री प्राइवेट कंजम्पशन कहते हैं। यानी हम और आप जो रोजमर्रा की चीजों पर खर्च करते हैं। बिल्कुल। और 2025-26 के आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े ये बताते हैं कि ये खर्च जीडीपी का 61.5% था, जो 2012 के बाद सबसे ज्यादा है। लेकिन लोग अचानक इतना खर्च क्यों करने लगे हैं? क्या मतलब लोगों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं या कोई और बात है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे एक नहीं बल्कि 3 बड़े कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी कारण है महंगाई का कम होना। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन वो गिरकर सिर्फ 2.0% पर आ गई है। एक मिनट, इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे। मतलब अगर मेरे पास 100 रुपए है तो आज मैं उससे ज्यादा सामान खरीद सकती हूँ। ठीक यही। आपके पैसे की कीमत एक तरह से बढ़ गई है। दूसरा, सरकार की टैक्स नीति। इनकम टैक्स में जो कटौती हुई, उससे खासकर शहरी इलाकों में लोगों की जेब में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचा। अच्छा। और तीसरा, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो है ग्रामीण मांग में सुधार। अच्छे मानसून और सरकारी योजनाओं ने गांव की आय को बढ़ाया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि जब गांव खर्च करता है तो पूरी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा मिलता है। ठीक है, तो खपत कहानी का एक बहुत मजबूत हिस्सा है। लेकिन जब मैंने इन रिपोर्ट्स को और गहराई से पढ़ा, तो एक बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, और वो था हमारा सर्विस सेक्टर। मुझे हमेशा लगता था कि भारत का सर्विस सेक्टर मतलब आईटी और कॉल सेंटर, पर ये आंकड़े तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। हाँ, यहाँ एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव आया है। सर्विस सेक्टर अब भारतीय अर्थव्यवस्था की आप कह सकते हैं रीढ़ बन चुका है। ये 9.1% की जबरदस्त रफ्तार से बढ़ रहा है और अब देश की आधी से ज्यादा जीडीपी यानी 53.6% यहीं से आती है। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। अब हम वैल्यू चेन में बहुत ऊपर चढ़ गए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रोफेशनल और मैनेजमेंट कंसल्टिंग। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा सर्विस एक्सपोर्ट बन गया है। अच्छा। हाँ, जो हर साल लगभग 26% की अविश्वसनीय रफ्तार से बढ़ रहा है। 26%? कैसे किया जाए? वाह, ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हम सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि सोचने वाले और रास्ता दिखाने वाले बन रहे हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और नया ग्रोथ इंजन है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCCs। ये वो जगह है जहां दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियां भारत में अपने इनोवेशन और रिसर्च के बड़े-बड़े सेंटर खोल रही हैं। इसका असर देखिए, वैश्विक सर्विस व्यापार में भारत की हिस्सेदारी जो 2005 में सिर्फ 2% थी, वो 2024 में दुगनी से भी ज्यादा होकर 4.3% हो गई है। मतलब अब हम दुनिया के 7वें सबसे बड़े सर्विस एक्सपोर्टर हैं। सही कहा। एक मिनट, मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर हमारा सर्विस सेक्टर इतना कमाल कर रहा है, दुनिया में हमारा नाम हो रहा है, तो हम उस पर डबल डाउन क्यों नहीं लगा रहे? इन रिपोर्ट्स में सरकार के मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देने की इतनी बात क्यों है? हम उस दौड़ में क्यों शामिल होना चाहते हैं जहां चीन जैसी ताकतें पहले से ही हैं? ये एक बहुत ही रणनीतिक सवाल है।
देखिए, सर्विस सेक्टर शानदार है, लेकिन ये एक खास तरह की हाई स्किल्ड वाली नौकरियां पैदा करता है। भारत की असली चुनौती और अवसर भी इसकी विशाल आबादी है। हाँ, हर साल लाखों लोग जॉब मार्केट में आते हैं। बिल्कुल, हर साल 1.2 करोड़ नए लोग। इतने सारे लोगों के लिए अलग-अलग स्किल लेवल पर बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने की क्षमता सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है। इसीलिए सरकार का लक्ष्य है कि मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में योगदान मौजूदा 16-17% से बढ़ाकर अगले दशक में 25% तक ले जाया जाए। और इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार का मास्टर प्लान क्या है? इस रणनीति के दिल में है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी पीएलआई योजना। इसका सीधा सा मतलब है, आप भारत में फैक्ट्री लगाओ, उत्पादन करो और सरकार आपको इंसेंटिव देगी। इस एक योजना ने 14 अलग-अलग सेक्टरों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया है। इसका कोई ठोस उदाहरण है जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं? सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद आपके हाथ में ही है, आपका मोबाइल फोन। अच्छा। कुछ साल पहले तक भारत में ज्यादातर फोन बाहर से आते थे। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, खासकर मोबाइल फोन, एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। यहां से मोबाइल फोन का निर्यात $20 बिलियन तक पहुंच गया है। और 2026 के बजट में तो सरकार का इरादा और भी साफ दिखता है। व्हाइट गुड्स यानी एसी, फ्रिज, इन सब के लिए पीएलआई का बजट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। मैंने रिपोर्ट्स में कुछ और भी दिलचस्प चीजें देखी। कंटेनर बनाने और यहां तक कि सी प्लेन बनाने के लिए भी मदद का जिक्र है। सी प्लेन? क्या मैं सही सुन रही हूँ? ये तो किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म जैसा लगता है। हाँ, ये दिखाता है कि सोच कितनी बड़ी है। सरकार हर उस क्षेत्र में दांव लगा रही है जहां भारत एक ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। और ये सब देखकर विदेशी निवेशक भी खिंचे चले आ रहे हैं। वित्त वर्ष 24-25 में एफडीआई यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश रिकॉर्ड $80.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और इसी कड़ी में भारत इफ्टा व्यापार समझौता एक मील का पत्थर है। ये सिर्फ टैक्स कम करने का समझौता नहीं है। इसमें तो कुछ बांधीकारी लक्ष्य भी हैं, है ना? हाँ, इसमें 15 सालों में $100 बिलियन के निवेश और 10 लाख नौकरियों का एक बाइंडिंग टारगेट रखा गया है। ये दुनिया को एक संदेश है कि भारत अब सिर्फ एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के लिए पूरी तरह गंभीर है। ये एक अच्छा मौका है आपको याद दिलाने का। अगर आपको भारतीय अर्थव्यवस्था का ये विश्लेषण उपयोगी लग रहा है तो कृपया एक क्षण निकालकर इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और कंटेंट के लिए एलीट जनरल नॉलेज को सब्सक्राइब करें। तो इतना पैसा देश में आ रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका फायदा उस नौजवान तक पहुंच रहा है जो नौकरी ढूंढ रहा है? इन सब बड़े बड़े आंकड़ों, अरबों डॉलर के निवेश और जीडीपी प्रतिशत का आम आदमी के लिए क्या मतलब है? रोजगार के मोर्चे पर जो हेडलाइन नंबर है वो तो अच्छा है। बेरोजगारी दर दिसंबर 2025 तक घटकर 4.8% पर आ गई है। लेकिन आंकड़ों के पीछे एक गहरा सामाजिक बदलाव हो रहा है जिसे समझना ज्यादा जरूरी है। वो क्या है? महिला कार्यबल में एक ऐतिहासिक उछाल। सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ई श्रम। इस पर रजिस्टर्ड 31 करोड़ लोगों में से 54% महिलाएं हैं। 54%? जी, ये एक खामोश क्रांति है। इसका मतलब है कि लाखों महिलाएं पहली बार फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा बन रही हैं, उनके बैंक खाते खुल रहे हैं और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो रही हैं। ये वाकई एक शानदार आंकड़ा है, लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है। 4.8% का आंकड़ा सुनने में तो अच्छा है, पर क्या स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि ये नौकरियों की क्वालिटी कैसी है? क्योंकि बेरोजगारी कम होना एक बात है और अच्छी तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी मिलना बिल्कुल दूसरी। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ ली। यही सबसे बड़ी चुनौती है। हर साल 1.2 करोड़ लोग लेबर मार्केट में आ रहे हैं। इन सभी के लिए सिर्फ नौकरी नहीं, बल्कि अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां बनाना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि सिर्फ सर्विस सेक्टर या सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इसे अकेले पूरा नहीं कर सकता। दोनों को मिलकर चलना होगा। बहुत अच्छा लगता है, पर अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इसका मतलब क्या है? गोल्डीलॉक्स मोमेंट का मतलब है कि चीजें न बहुत ज्यादा गर्म न बहुत ज्यादा ठंडी, यानी बिल्कुल सही है। जैसा हमने पहले बात की, महंगाई 2.0% पर बहुत कम है। ये आरबीआई के लिए एक हरी झंडी थी और उन्होंने ब्याज दरों में 125 बेसिस पॉइंट्स की बड़ी कटौती की। अब ब्याज दरें 5.25% पर हैं। मतलब लोन लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर, उनकी ईएमआई कम हो जाएगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में कभी भी सब कुछ इतना सीधा नहीं होता। इसमें कोई पेंच जरूर होगा। इसमें एक बहुत बड़ा पेच है और वो है रुपए का दबाव। एक तरफ आरबीआई विकास को बढ़ावा देने के लिए ब्याज दरें कम कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जनवरी 2026 में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 84.965 के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ओहो।
तो आरबीआई एक बहुत ही मुश्किल संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। एक हाथ से अर्थव्यवस्था के पहिए को तेजी से घुमाना है और दूसरे हाथ से रुपए को गिरने से रोकना है। और शायद यही हमें हमारे पहेली के दूसरे हिस्से पर लाता है। हमने किले की मजबूत दीवारों की तो बात कर ली, लेकिन अब उन तूफानी हवाओं की बात करते हैं जो बाहर चल रही हैं। रिपोर्ट में कुछ और भी गंभीर जोखिमों का जिक्र है। ऐसा लगता है कि आसमान में कुछ काले बादल भी मंडरा रहे हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पूरी अच्छी कहानी को क्या पटरी से उतार सकता है? कुछ प्रमुख जोखिम हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और शायद भारत के लिए सबसे बड़ा, वो है मानसून। भारत के लिए मानसून तो हमेशा से ही एक जुआ रहा है। इसमें इस बार नया क्या है? इस बार ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि अप्रैल 2026 तक अल नीनो की स्थिति का पूर्वानुमान है और विज्ञान हमें बताता है कि अल नीनो का सीधा संबंध भारत में सामान्य से कम मानसूनी बारिश से होता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका असर सिर्फ खेती पर नहीं पड़ेगा। यह ग्रामीण आय को तबाह कर सकता है, खाने पीने की चीजों की महंगाई को आसमान पर पहुंचा सकता है और हमारी पूरी खपत आधारित विकास की कहानी को खतरे में डाल सकता है। ये तो घरेलू जोखिम हुआ। बाहरी मोर्चे पर क्या चुनौतियां हैं? बाहरी दबाव बहुत ज्यादा है। एक तरफ अमेरिका ने 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है, जिसका असर हमारे रत्न और आभूषण जैसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ रहा है। दूसरी तरफ वैश्विक राजनीति का असर है। रिपोर्ट में एक बहुत सटीक लाइन लिखी है कि भारत भू राजनीति और एक रणनीतिक शक्ति के अंतर का शिकार है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दुनिया में कहीं भी कुछ होता है तो उसका सीधा असर हम पर पड़ता है, भले ही उसमें हमारी कोई भूमिका ना हो। जैसे कि मध्य पूर्व का तनाव? बिल्कुल। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता है या लाल सागर में समुद्री जहाजों पर हमले होते हैं तो हमारे एक्सपोर्ट के रास्ते बंद हो जाते हैं या बहुत महंगे हो जाते हैं। और तीसरा बड़ा जोखिम है पूंजी का प्रवाह। हमारा रुपया तभी तक स्थिर है जब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों में पैसा लगा रहे हैं। अगर उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया तो रुपए पर भारी दबाव पड़ेगा। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो हमारी पहेली का जवाब क्या है? किला या ताश का घर? 2026 की कहानी का सार एक शब्द में है, समेकन या कंसोलिडेशन। इसका मतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था न तो 8% की तूफानी रफ्तार से भागेगी और न ही 6% से नीचे जाकर सुस्त पड़ेगी। ये 6.8 से 7.2% की एक स्थिर और टिकाऊ विकास दर की पटरी पर चल रही है। तो पहेली का जवाब ये है कि किला बहुत मजबूत है, लेकिन बाहर का माहौल एक युद्ध के मैदान जैसा है। एकदम सही। घरेलू अर्थव्यवस्था एक ढाल की तरह हमें बचा रही है, लेकिन वैश्विक वातावरण से लगातार हमले हो रहे हैं। यानी हमें अपनी आंतरिक शक्ति के बल पर तो आगे बढ़ना है, लेकिन बाहरी दुनिया की चुनौतियों से भी बहुत सावधानी से निपटना होगा। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो एलीट जनरल नॉलेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। संक्षेप में कहें तो 2026 की कहानी 3 हिस्सों में बटी है। घरेलू खपत और सर्विस सेक्टर की जबरदस्त ताकत, मैन्युफैक्चरिंग पर एक सोचा समझा लंबा दांव और बाहरी जोखिम जिन्हें नजरअंदाज करने की गलती हम नहीं कर सकते। और अंत में आप सबके लिए एक विचार छोड़कर जा रही हूं। इन स्रोतों में एक बात बार बार कही गई है कि भारत के पास अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाने के लिए एक सीमित समय है। ये वो सुनहरा मौका है जब देश में काम करने वाले युवाओं की संख्या उन पर निर्भर लोगों से कहीं ज्यादा होती है। ये मौका हमेशा नहीं रहता और अनुमान है कि भारत के लिए ये अवसर 2045 के आसपास समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास इस युवा ऊर्जा को देश की तरक्की में बदलने के लिए सिर्फ लगभग 2 दशक हैं। तो 2026 में लिए जा रहे फैसले सिर्फ इस साल के विकास के आंकड़ों के लिए नहीं हैं। ये इस बात का फैसला करेंगे कि क्या भारत समय रहते अपनी विशाल युवा आबादी को एक उत्पादक कार्यबल में बदल पाएगा या ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। इस पर विचार कीजिए।